तो अपने जो है ना फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर जो जो चीजें आपको एमसीक्यू के अंदर थियरी क्वेश्चंस में पूछी जाएगी वो मैं टिक करवा रहा हूँ। और जो जो मैं टिक करवाऊँ ने उसको अंडरलाइन करो बराबर से। और उसको एग्जाम के टाइम पे याद रखो, किसी भी दूसरे पैम्फलेट्स के ऊपर यकीन नहीं करना है, मेन कंटेंट पे यकीन करोगे सुखी रहोगे। राइट। नहीं तो होगा क्या कि वो जो पूछने का सोच रहे हैं वो है ना पास्ट के सिलेबस के अंदर से बताते हैं। जो भी पैम्फलेट तुम्हारे पास इधर उधर से आते हैं वो सबसे पास्ट पेपर के अंदर से पूछे गए क्वेश्चंस को तुमको बता रहे हैं। लेकिन सिलेबस बार बार बदलता है, तो इसके हिसाब से नए सिलेबस में जो अपने पास पैम्फलेट है ना उसके मुताबिक आपको चलना है। याद रखो, सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा, हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो सेक्शन का नंबर है 128, 128 बराबर। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या होना चाहिए, तो जो मेन पहला है उसके अंदर ऑल मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, पहले में दूसरा द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट शो दैट ऑल मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, साथ में सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए और असेट एंड लायबिलिटी, ये चीजें उसके अंदर कंपल्सरीली होनी चाहिए। और कोई भी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो, थर्ड में लिखा है एक्रूअल बेसिस के ऊपर या डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर बराबर है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 के अंदर डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट या तो बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको क्या बोला जाता है रिकॉर्ड्स। कौन से रिकॉर्ड्स? ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, पहला वो, इसके लिए अपने कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिसीट और एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसा अकाउंट बनाते हैं। और ऐसे ही सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं। फिर असेट्स एंड लायबिलिटी, ये सब कौन सी जगह पे प्रिस्क्राइब किया गया है? 148 के अंदर कॉस्ट के आइटम्स। राइट, अब पेज टर्न करो। इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 नीचे लिखा है देखो, बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, डीड्स यानी कॉन्ट्रैक्ट, वाउचर, राइटिंग डॉक्यूमेंट, मिनट्स एंड रजिस्टर, ये सब चीजें उसके अंदर आ गई बराबर, चाहे वो पेपर में हो या इलेक्ट्रॉनिक यानी पीडीएफ के फॉर्म में हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है, तो 5 चीजों को इंक्लूड करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोट्स, यानी अपने नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ना वो। फिर उसके बाद डायरेक्टली अपने जाएंगे आगे 8वां, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन केस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप पहले 7वां, 7वें में लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखने चाहिए? और रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर आप उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के सिवा दूसरी कोई भी जगह पे अलग से रखना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर प्लेस चेंज को आपको रजिस्ट्रार तक बताना पड़े, ये 7 दिन भी आपको पूछेगी। राइट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर बुक्स, चाहे वो पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड परमिटेड और ऑप्शनल है बराबर ने, यानी मतलब हो सकता है। ये याद रखो, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी? मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का इंचार्ज है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ जिसको बोला जाता है, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ने ये ड्यूटी सौंपी है वो, तो 4 लोग। अब स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में क्या क्या आता है ये पूछते हैं, कौन सी चीजें स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में आती है पूछेंगे। राइट, तो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पे समझना है। फिर सीधा अपने प्रोस्पेक्टस पे जाएंगे, देखें। अब प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक इश्यू के अंदर बराबर है, ये पूछेंगे डेफिनेशन आपको। और ये डॉक्यूमेंट किसके साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, थर्ड लाइन में।
बिफोर द इश्यू ओपन्स, अगर फिक्स प्राइस इश्यू हो तो, और एंड ऑल्टर द क्लोजर ऑफ द इश्यू आफ्टर आएगा, ऑल्टर नहीं, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इश्यू इन केस ऑफ बुक बिल्ड इश्यू। बराबर है। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ध्यान देना, ये शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की शॉर्ट नोट आपको आ सकती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है? पहली बात, प्राइस नहीं लिखी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा होता है, अमाउंट ऑफ इशू नहीं लिखा होता है, पर उसकी जगह पे अपर एंड लोअर प्राइस बैंड लिखा होता है। इतने से इतने के अंदर एक शेयर इशू किया जाएगा। बराबर, याद रखो, ये चीजें हो तो ही उसको क्या बोलेंगे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। और आसबा, उसका फुल फॉर्म आपको पूछेंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4 पे, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये उसका फुल फॉर्म है, ऊपर लिखा ही है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर स्टार्ट होता है। इसमें ध्यान देना, जो चीजें बताऊं मैं, शेयर का मतलब अ शेयर इन द कैपिटल, वो डेफिनेशन है। हाँ, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दूसरी लाइन में, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज द पार वैल्यू ऑफ द शेयर, उसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। दूसरे में लिखा है, देखो दूसरी इसके बाद वाली लाइन, बराबर ने। अब मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, याद रखो किसके अंदर शेयर कैपिटल कितनी है वो लिखा जाएगा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दूसरी लाइन में लास्ट वर्ड है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो अलग अलग टाइप है, विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल राइट्स इसके अंदर होते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड या तो फिक्स अमाउंट हो या तो फिक्स रेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कई बार फ्री ऑफ इनकम टैक्स होता है या तो फिर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स होता है, और रीपेमेंट के टाइम पे भी इनको पहले पैसा दिया जाता है, वो तो समझ में आता है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में मोस्ट इंपोर्टेंट, किसको क्या बोला जाता है एमसीक्यू के लिए, और ये 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी। ऑथोराइज कैपिटल, इसका मतलब नॉमिनल कैपिटल, ये किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है, इससे ज्यादा शेयर कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल, जो टाइम टू टाइम इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब्ड यानी जो मेंबर्स जिसको खरीदते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप यानी अभी तक जितने पैसे मंगवाए गए वो। बराबर ने, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड लाइन, uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up the company। जब कंपनी बंद हो ने तभी अनकॉल कैपिटल को वापस मंगवा सकते हो, उसके पहले जब टाइम हो तब तक कॉल्ड अप कैपिटल मतलब तुम जितने पैसे अभी तक मंगवा चुके बाकी के पैसे मंगवाने के बाकी। पर अनकॉल कैपिटल वो कैपिटल का पोर्शन है जो सिर्फ एक ही बार तुम मंगा सकते हो, कब? वाइंडिंग अप के टाइम। बाकी तो जब इश्यू करते हैं तब पहले से पता ही होता है कि इतने इतने शेयर के प्राइस आपको धीमे धीमे इस तरह से पे करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट दो लाइन, portion of the uncalled capital which company has decided to call only in case of liquidation of the company, उसको रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। आगे है नीचे, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। अब पेड अप कैपिटल जितने पैसे आए, लोगों ने जितने पैसे भरे, वो पेड अप कैपिटल बोला जाएगा। अब देखो, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आर पार्ट ऑफ रिजर्व इन सरप्लस, और वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता है। दिस रिजर्व्स में बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस सच एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये पूछेंगे।
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अपने कैपिटल रिजर्व में से राइट ऑफ करते हैं। ये कहाँ पे यूज होती है, तो वो भी आएगा देखो, बोनस इशू के अंदर, बोनस शेयर के अंदर इसको यूज किया जाता है। लेकिन जो रिजर्व कैपिटल है वो अपने ऊपर डेफिनेशन उसकी देखी कि अनकॉल कैपिटल टू बी कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ सिर्फ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के वक्त। तो याद रखिए ये बात को, बराबर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2 या तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं ये। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट है ये देखो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस अनलेस द अमाउंट stated in the prospectus as the minimum subscription has been subscribed। यानी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए ना तब तक अलॉटमेंट नहीं हो सकता, राइट। ये बात याद रखनी है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है, याद रखो, ऑथोराइज कैपिटल मेमोरेंडम में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस के अंदर, फोर्थ लाइन में लिखा है इन द प्रोस्पेक्टस, बराबर। और याद रखो इसमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कमीशन पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अब आगे इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आएगा, कमीशन पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट परचेज, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन एमसीक्यू 90% होता है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आए कितने दिन के अंदर, अगर इशू के टाइम पे ना आए तो 15 दिन के अंदर, क्लोजर ऑफ द इशू की 15 दिन की डेट के बाद उसके पैसे रिटर्न करने पड़े सारे शेयर्स के। और अगर नहीं करते तो 15% इंटरेस्ट लगेगा उसको, राइट। अब फुल सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कोई मतलब नहीं ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब सीधा आगे अपने जाते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कहाँ पे अपने लिखते हैं, तो अंडर द हेड पेज नंबर 6 के ऊपर लिखा है, प्रीमियम की जो फॉर्मूला है उसके नीचे सेकंड लाइन में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखा गया है। और याद रखो प्रीमियम दो तरीके से आता है, कैश बेसिस के ऊपर जितना प्रीमियम रिसीव करते हो उसी को, और ड्यू बेसिस के ऊपर यानी मतलब जब पेएबल हो तब। तो पेएबल हो तब हम हमेशा ऐसा ही एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, यही एंट्री अपने करते हैं नॉर्मली। लिखा ही है देखो, ड्यू बेसिस है तो अपने करते हैं। और अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो तो याद रखो प्रीमियम कब आएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे, ऐसा मान के चलेगा, कुछ स्पेसिफाई ना किया हो, ये भी एमसीक्यू। अब देखो थर्ड लीजिए पढ़ो, नीचे जो थर्ड है ना 6 पेज पे नीचे थर्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में नोट्स विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1 वाला लिखा है वो, बराबर है। याद रखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम इन पेइंग अप अनइश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ द, एक सेकेंड, नहीं ऊपर है सेकंड में, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, एक तो अनइश्यूड शेयर्स को, शेयर्स के लिए यानी बोनस शेयर को पे करने के लिए, राइटिंग ऑफ ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए, फिर कमीशन या तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए डिबेंचर और शेयर के ऊपर, फिर प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर के या तो डिबेंचर के उस टाइम पे यूज कर सकते हैं, या तो खुद के शेयर को ओन शेयर या तो डिबेंचर को शेयर्स को सॉरी परचेस करने के लिए डिबेंचर के लिए भी यूज किया जा सकता है, राइट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 7 पेज पे सेकंड वाला, as per Companies Act 2013, a company shall not issue shares at a discount except as provided in section 54। स्वेट इक्विटी शेयर के सिवा कहीं पे भी अपने डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट शेयर इशू नहीं कर सकते, ये याद रहे। अब आता है कॉल इन एडवांस।
कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट कितना, सेकंड पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन में लिखा है मैक्सिमम रेट 12% का होता है। और ये पूछेंगे आपको कि कौन से जगह पे उसका प्रोविजन किया है, टेबल एफ के अंदर उसका प्रोविजन किया है, फोर्थ लास्ट लाइन डार्क किया हुआ है मैंने। अब आपको तीन स्टेटमेंट पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहले टेबल एफ के अंदर का प्रोविजन, फिर मैक्सिमम रेट 12% इंटरेस्ट देना है, तीसरा इंटरेस्ट पेएबल वो प्रॉफिट के सामने चार्ज की तरह से यूज किया जाएगा, और चौथा प्रॉफिट ना भी कमाओ तो भी कॉल इन एडवांस के ऊपर आपको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चार चीजें। कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स में भी किसके अंदर आता है, टेबल एफ शेड्यूल 1 के अंदर। उसमें आपको नीचे से थर्ड लाइन में लिखा गया है नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम। कॉल इन एरियर्स में चार्ज करेंगे अपने इंटरेस्ट, ये अपनी इनकम होती है, बराबर ने। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, लास्ट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब फोर फीचर ऑफ शेयर्स, उसमें फोर्थ लाइन में लिखा है 14 दिन की नोटिस आपको देनी है, 14 डेज नोटिस आपको आपको देनी है, बराबर ने। और जैसे ही अगर फोरफिट हो जाए शेयर, तो उसी पैराग्राफ में या तो उसी पेज के ऊपर थर्ड लास्ट लाइन के अंदर ही सीजेस डार्क किया हुआ है, ही सीजेस टू बी द मेंबर एंड हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसका नाम जैसे ही फोरफिट हो जाए ना शेयर, उसका नाम वहां से हटा देना है। फोर फीचर ध्यान दो, ध्यान देना। पेज नंबर अब कौन सा है, अपने 8 पे आए। ये मिनिमम रीइश्यू प्राइस है ना, उसकी फॉर्मूला याद रखनी है। मिनिमम रीइश्यू प्राइस की फॉर्मूला याद रखनी है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स के अंदर है। फेस वैल्यू में से अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर यानी फोरफिटेड अमाउंट माइनस कर दो तो ये मिलेगा। अब याद रखो इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ये पूछेंगे एमसीक्यू में, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब अपने सीधे पेज नंबर बता रहा हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 10वां पेज नंबर। उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, स्वेट इक्विटी नेक्स्ट पेज के ऊपर उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। उसमें चार अलग अलग चीजें दी है देखो। स्वेट इक्विटी के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। उसके बाद याद रखना तीसरा वाला, नॉट लेस देन 1 year हैज एट द डेट ऑफ सच इशू elapsed since the date on which the company has commenced the business। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर 1 साल अपने बिजनेस के स्टार्ट करने का पूरा होने के बाद इशू कर सकती है। 1 साल पूरा होने के बाद वो इशू कर सकती है, राइट। फिर राइट इशू, राइट इशू का प्रोविजन किसके अंदर होना चाहिए, पहले तो फर्स्ट वाला देखो, द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग ए में फर्स्ट, द ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड लिमिटिंग अ टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days, है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर विद इन विच द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। यानी मैं 15 दिन से लेकर 30 दिन का टाइम पीरियड आपको देता हूं,
राइट शेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप 30 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि तुमने ये ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। कंपनी ऐसा मान के चलेगी कि जिसको ऑफर किया गया उसने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, यानी मना कर दिया। फिर इसके बारे में प्रोविजन किसके अंदर लिखा हो? आर्टिकल्स के अंदर सेकंड में लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमने तीन चीजें यहाँ याद रखनी है, बराबर। पहले तो ऑथोराइज कैपिटल कहाँ पे होगी? मेमोरेंडम में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसके अंदर होगा? प्रॉस्पेक्टस के अंदर। और तीसरा, राइट इशू के बारे में किसके अंदर लिखा जाएगा? आर्टिकल्स के अंदर लिखा जाएगा, राइट। अब डायरेक्ट पेज नंबर 13, डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना, उसकी डेफिनेशन पूछते हैं। पेज नंबर 13 तुम्हारा ऊपर आया, ये रहा। एक पहली पहली डेफिनेशन है, अब वो टिक करो। इसमें फोर्थ में 15 से 30 दिन का टाइम पीरियड बताया गया है, वो लिखना है। फोर्थ के अंदर 15 to 30 days। अब अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट है। आईपीओ का फुल फॉर्म पूछते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंड वाला जो है ना 14 पे नीचे, अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स, वो टिक करो। आईपीओ ऊपर है, इंट्रोडक्शन लिखा है ने। उसके पहले ने फोर्थ वाला है ना ऊपर, उसमें 15 to 30 days सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है। फिर टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग इंपॉर्टेंट, ये आपको 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछेंगे टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग में। कंप्लीट अंडर राइटिंग, पार्शियल अंडर राइटिंग, और कंप्लीट में देखो, इन केस ऑफ कंप्लीट अंडर राइटिंग पूरा का पूरा शेयर जो है ना इशू, उसको अंडर राइट किया जाता है। और इसमें सिंगल फर्म या तो इंस्टीट्यूट ये काम करेगी, या तो फिर मल्टीपल फर्म्स या इंस्टीट्यूशन ये काम कर सकती है। फिर पार्शियल अंडर राइटिंग में पूरे शेयर्स ने 80%, 30%, 40% ऐसा लिखा होगा। अब अंडर राइटिंग कमीशन कंपल्सरीली पे करना पड़ेगा, लेकिन याद रखो अंडर राइटिंग कमीशन किस तरह से करना है, वो आपको 5वें पॉइंट के अंदर लिखा है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर सी में लिखा गया है, अगर इक्विटी शेयर है तो 5% और डिबेंचर है तो 2.5%, 2.5%। याद रखो, सी में टिक करवाया था मैंने जब मैंने पढ़ा था उस टाइम पे। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर 16 पेज नंबर के ऊपर फॉर्म अंडर राइटिंग लिखा है, वो देख ले। फॉर्म अंडर राइटिंग, राइट। अब डायरेक्टली आता है बोनस शेयर, पेज नंबर 16 पेज है। कौन से सेक्शन में इसका प्रोविजन किया गया है? सेक्शन 63 के अंदर। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट बोलते हैं, पहली लाइन में लिखा है इश्यू ऑफ बोनस शेयर के बाद। कौन से सोर्स में से बोनस इशू किया जाएगा? पेज नंबर 17 पे लिखा है। पहला और दूसरा याद रखना है, उसके अंदर कहां से इशू किया जाएगा वो, और कहां से नहीं यूटिलाइज किया जाएगा वो। और कौन सी कंपनी नॉट एलिजिबल, फोर्थ में लिखा है कि जिसने अपनी डिपॉजिट के पैसे टाइम पे वापस ना दिए हो, इंटरेस्ट के पैसे टाइम पे ना दिए हो, डेट सिक्योरिटी टाइम पे ना दिए हो, और प्रोविडेंट फंड बोनस या तो ग्रेचुइटी उसका पैसा टाइम पे ना दिया हो। और याद, पार्टली पेड अप शेयर्स होने, जब तक अनपेड होने तब तक बोनस इश्यू नहीं कर सकते। यानी पहले आपको पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना पड़े, बाद में बोनस इशू किया जा सकता है। अब पेज नंबर 18 पे ऊपर से थर्ड लाइन, 15 डेज का टाइम पीरियड अप्रूवल का होता है। और एक बार बोनस इश्यू करो, उसको कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, सेकंड में लिखा है।
सेकंड में 2 में लिखा है, को डाक किया जो है। अब बायबैक मोस्ट इंपोर्टेंट, पेज नंबर 19 के ऊपर। ये कब किया जाएगा? खुद के शेयर को परचेस करेंगे। मार्केट वैल्यू, शेयर्स इन द मार्केट इज मच लोअर देन द बुक वैल्यू, और व्हाट द कंपनी प्री परसीव्स टू बी इट्स ट्रू वैल्यू। बायबैक से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? तुम्हारी शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल कंपनी की क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे कम हो जाएंगे। इसके एडवांटेजेस आपको लिख दिए हैं इसके अंदर। पर आपको इससे ज्यादा एमसीक्यू की बात करें तो बायबैक में कंडीशंस फॉर बायबैक पेज नंबर 20 पे दिए। डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 फोर्थ में, और बायबैक 25% और लेस, और ऊपर 10%, सब डाक किया हुआ है। ये सब एमसीक्यूज है तुम्हारे। पेज नंबर 21 पे कंपनी अगर बायबैक करे तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। वेयर कंपनी कंप्लीट्स द बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इट शैल नॉट मेक, यानी वो नया इश्यू नहीं कर सकती 6 महीने तक। इंपॉर्टेंट, 6 महीने तक नया इश्यू नहीं कर सकती। अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन, पेज नंबर 21। लेकिन वो बोनस इश्यू कर सकती है, राइट, और स्टॉक ऑप्शन वगैरह को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। या तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा होता है, यानी फर्स्ट पार्ट जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब डिबेंचर में देखते हैं। डिबेंचर को लोन कैपिटल बोला जाएगा। डिबेंचर के साथ कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये जो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर है ना वो भी पूछा था। 5 मार्क, 5 है टोटल। और टाइप्स ऑफ डिबेंचर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, उस पे रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम दिख रहा है। रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम, बराबर। इसमें लास्ट में आइटैलिक्स में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल और एब्सेंस ऑफ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अपने प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे। राइटिंग ऑफ करना याद है ना, मैंने बताया था। प्रीमियम और रिडेम्पशन, लॉस जो है उसको राइट ऑफ करते हैं अपन। वो लॉस को राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, लेकिन उसके लिए यूज क्या करते हैं अपने? सिक्योरिटी प्रीमियम को। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम हो तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये खाली टाइप याद रखने की। नाम, मैं एक बहुत पर्टिकुलर एमसीक्यू ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर जो बार बार पूछते हैं। डीडीआर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा। पेज नंबर 26 के ऊपर सेकंड डॉट जो है ना वो, उसमें डीडीआर यानी डीआरआर, सॉरी डीडीआर नहीं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसको कौन सी रिजर्व बोलेंगे? स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व बोला जाता है। पूछेंगे ये। और जो ये टेबल है ना नीचे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट 25%। एक एक सम के अंदर अपने ये किया है, इसको यूटिलाइज किया है, कैसे करना है वो। 25%, 3,75,000 उसके अंदर आंसर आता है, तो वो भी याद है। 25% याद रखना ही है, राइट। और थर्ड वाला देखो, इसके नीचे टेबल के बिल्कुल नीचे, एवरी कंपनी एकदम
स्लोली पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना इस पे। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व shall on or before the 30th day of April in each year invest or deposit as the case may be a sum which shall not be less than 15%, है ना, of the amount of debenture। डिबेंचर के अंदर जितने पैसे होते हैं, जितने रिडीम करने हैं ना, वो उसके 15% हर बार उसको क्या करना पड़ेगा, साइड पे रखना पड़ेगा ये पैसा। हम्म। अब इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सेकंड पढ़ो इसके अंदर। In case of partly convertible debentures, debenture redemption reserve shall be created in respect of non-convertible portion of debenture issue in accordance with this sub rule। ये नहीं काम का, सॉरी, ये मैंने बेकार में पढ़ लिया। अपना टारगेट एमसीक्यूज है, इसलिए मेन चीज उस पर फोकस करें। पेज नंबर 27 पे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ अपीयर होगा, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अंडर नॉन करंट असेट्स में, बराबर। लेकिन जो फंड अकाउंट है वो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ट्वेंटी नाइन पेज नंबर, उसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेस इन द ओपन मार्केट, मार्केट से डिबेंचर्स को परचेस करना। बराबर ने, द कंपनी में परचेज इस डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, एक तो कैंसिलेशन के लिए, उसको इन्वेस्ट करा, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से रखने के लिए। फर्दर ये कब किया जा सकता है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट के वक्त, या तो ऑन एनी डेट अदर देन द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी ये किया जा सकता है। ये 25% तो आगे भी आ चुका है। नाउ वी आर डन। ये फर्स्ट यूनिट तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।